आप देख रहे हैं अमेज नाउ। गंगा, यमुना, राप्ती और गोमती के तटवर्ती इलाकों से खबरें आप तक। नमस्कार। सत्य घटना के नए अंक में मैं मेनका शुरुआत करते हैं आज की मुख्य घटनाओं से। पीएम मोदी ने वाराणसी पहुंच 1475 करोड़ की विभिन्न परियोजनाओं का किया लोकार्पण और शिलान्यास। रुद्राक्ष कन्वेंशन सेंटर का दिया सौगात। लूट छिनौती में लिप्त 3 लुटेरे गोरखपुर पुलिस की गिरफ्त में। लूट का सामान और लूट में प्रयुक्त स्कूटी बरामद। पेट्रोलियम पदार्थों के दामों में हो रही वृद्धि, बेरोजगारी और पूरे प्रदेश में हुए जिला पंचायत चुनाव में धांधली को लेकर समाजवादी पार्टी का प्रदेश व्यापी धरना। आंवला, नीम जैसे औषधि अत्यधिक ऑक्सीजन देने वाले पौधों का पूर्व मेयर सत्या पांडे ने जेल प्रांगण में किया रोपण। और गोरखपुर जनपद में कोरोना के 72 टीकाकरण केंद्र, अधिकांश केंद्रों पर दिखी भीड़। और अब घटना विस्तार। अपने 1 दिवसीय दौरे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी पहुंचे। इस दौरान उन्होंने बीएचयू आईआईटी के एडीवी ग्राउंड में आयोजित कार्यक्रम में 1475 करोड़ रुपए परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करने के साथ ही वाराणसी की जनता को भारत और जापान की दोस्ती के प्रतीक रुद्राक्ष कन्वेंशन सेंटर का उद्घाटन कर सौगात दिया। इस कन्वेंशन सेंटर में एक साथ 1200 लोगों के बैठने की सुविधा है। पीएम मोदी ने अपने भाषण की शुरुआत भोजपुरी से कर वहां के उपस्थित लोगों का दिल जीत लिया। अपने संबोधन में पीएम मोदी ने योगी सरकार की तारीफ करते हुए कहा कि कोरोना 100 साल में पूरी दुनिया में आई सबसे बड़ी आफत है, इसलिए कोरोना से निपटने में यूपी के प्रयास उल्लेखनीय हैं। काशी के साथियों और शासन प्रशासन संघ कोरोना योद्धाओं की टीम का आभारी हूं। और अब मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से निवेदन करूंगी कि वे स्वागत उद्बोधन दें। आदरणीय प्रधानमंत्री जी, प्रदेश की माननीय राज्यपाल श्रीमती आनंदीबेन पटेल जी, जापान के माननीय राजदूत श्री सतोशी सुजुकी जी, माननीय सांसद और पूर्व केंद्रीय मंत्री श्री राधा मोहन सिंह जी, जापान राजदूत दूतावास से जुड़े हुए सभी सम्मानित अधिकारीगण, जायका से जुड़े हुए सभी उपस्थित महानुभाव, आज के इस ऐतिहासिक पल के साक्षी बन रहे काशी के सभी प्रबुद्धजन और उपस्थित भाइयों बहनों, मैं आप सबकी ओर से काशी के लोकप्रिय सांसद और देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का बाबा विश्वनाथ की इस धरती पर भगवान बुद्ध के द्वारा जिस धरती पर पहला उपदेश दिया गया था, काशी और सारनाथ की इस धरती पर हृदय से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। आज का दिन हम उत्तर प्रदेश वासियों के लिए और खास तौर पर काशी वासियों के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण दिन है। हम सब जानते हैं कि 14 जुलाई 2018 में आदरणीय प्रधानमंत्री जी के कर कमलों से जापान के सहयोग से
इस अंतर्राष्ट्रीय कन्वेंशन सेंटर रुद्राक्ष के शिलान्यास और भूमि पूजन का कार्यक्रम संपन्न हुआ था। काशी धर्म, अध्यात्म, साहित्य, कला और संगीत की पौराणिक और ऐतिहासिक पृष्ठभूमि से जुड़ा हुआ देश का एक बहुत महत्वपूर्ण केंद्र रहा है। यहाँ के विद्वानों, कलाकारों, साहित्यकारों के लिए कोई एक ऐसा मंच जहां से एक साथ इतने बड़े पैमाने पर वे अपनी कला को देश और दुनिया के सामने प्रस्तुत कर सकें, दशकों से इसकी मांग थी। Strong civilizational links between the people of the two nations, India and Japan, share the common heritage of Buddhism and commitment to democracy. The bond between the two countries reached a new high with the Prime Minister of India, Shri Narendra Modi, and the then Prime Minister of Japan, Shinzo Abe, visiting each other's country, upgrading the strategic partnership. The friendship between the two great nations with remarkable cultural similarities has been further strengthened by the heritage sites of Kyoto and Kashi. International Convention Center at Varanasi is shining example of bilateral and cultural cooperation which has been built by grant aid from Japan to create a platform for the cultural and social interactions. The design, philosophy and building form revolves around creating people-friendly spaces to nurture the spirit of sharing and caring, which has been a long-standing tradition of Varanasi. Multi-purpose grand entrance lobby connects dedicated meeting and conference rooms, which can be used as art gallery space as well for showcasing the city's talent. Multi-purpose pre-function areas enable and facilitate better organization and interaction among the guests. The convention center will host the contemporary needs like conferences and summits and serve the city's long ongoing tradition for Indian classical music, dance and theatrical performances. An international standard and acoustically well-designed auditorium with the capacity of 1200 seats with well-equipped stage to facilitate multiple act theatrical. हर हर महादेव। कार्यक्रम में मेरे साथ उपस्थित उत्तर प्रदेश के राज्यपाल श्रीमती आनंदीबेन पटेल, ऊर्जावान और लोकप्रिय मुख्यमंत्री श्रीमान योगी आदित्यनाथ जी, भारत में जापान के एम्बेसडर श्रीमान सुजुकी सातोशी जी, संसद में मेरे सहयोगी राधा मोहन सिंह जी, काशी के सभी प्रबुद्धजन और सम्मानित साथियों, अभी अपने पिछले कार्यक्रम में मैंने काशीवासियों से कहा था कि इस बार काफी लंबे समय बाद आपके बीच आने का सौभाग्य मिला, लेकिन बनारस का मिजाज ऐसा है कि अरसा भले ही लंबा हो जाए, लेकिन ये शहर जब मिलता है तो भरपूर रस एक साथ ही भर करके दे देता है। अब आप देखिए, भले दिन ज्यादा हो गए हों, लेकिन जब काशी ने बुलाया तो बनारस वासियों ने एक साथ इतने विकास कामों की झड़ी लगा दी
एक तरह से आज महादेव के आशीर्वाद से काशीवासियों ने विकास की गंगा बहा दी है। आज ही सैकड़ों करोड़ की अनेक योजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास हुआ और अब ये रुद्राक्ष कन्वेंशन सेंटर, काशी का प्राचीन वैभव अपने आधुनिक स्वरूप यानी एक प्रकार से आधुनिक स्वरूप में अस्तित्व में आ रहा है। काशी के बारे में तो कहते ही हैं कि बाबा की ये नगरी कभी थमती नहीं, कभी थकती नहीं, कभी रुकती नहीं। विकास की इस नई ऊंचाई ने काशी के इस स्वभाव को एक बार फिर सिद्ध कर दिया है। कोरोना काल में जब दुनिया ठहर सी गई, तब काशी संयमित तो हुई, अनुशासित भी हुई, लेकिन सृजन और विकास की धारा अविरल बहती रही। काशी के विकास के ये आयाम, ये इंटरनेशनल कोऑपरेशन एंड कन्वेंशन सेंटर रुद्राक्ष आज इसी रचनात्मकता का, इसी गतिशीलता का परिणाम है। लूट छिनौती में लिप्त 3 लुटेरों को गोरखपुर पुलिस ने गिरफ्तार करने में सफलता प्राप्त की है। पुलिस को इन लुटेरों के पास से लूट का सामान और घटना में प्रयुक्त स्कूटी भी बरामद किया है। आपको बता दें कि बीते 1 जुलाई को गोरखनाथ थाना क्षेत्र के ग्रीन सिटी स्थित शांतिवरम लॉन के पास 3 स्कूटी सवार लुटेरों ने शाम के वक्त ऑफिस से अपने घर जा रही अनीता सिंह का बैग छीनकर फरार हो गए। उसके बाद पुलिस इन लुटेरों के पीछे लगी हुई थी। उसी क्रम में पुलिस ने कार्रवाई करते हुए छिनौती में लिप्त हुए गोरखनाथ थाना क्षेत्र स्थित रसूलपुर निवासी जीशान अहमद, मोहम्मद अनस और मोहम्मद इस्लाम को गिरफ्तार कर पुलिस को इनके पास से लूट का सामान और एक स्कूटी भी बरामद किया गया। सीओ गोरखनाथ रत्नेश सिंह ने मीडिया से बात करते हुए बताया कि इन लुटेरों का कोई आपराधिक इतिहास नहीं है। इन्होंने अपने शौक के लिए पूरी घटना को अंजाम दिया है। थाना गोरखनाथ क्षेत्र में 1 जुलाई 2021 को एक महिला से पर्स छीनकर 3 स्कूटी सवार भाग गए थे। यह घटना ग्रीन सिटी क्षेत्र की थी। इस घटना के अनावरण के क्रम में थाने की टीम अनवरत प्रयासरत रही और उन्होंने आज कल जो है इस तीनों लुटेरों को पकड़ लिया और इनके पास से पर्स के अंदर रखा हुआ मोबाइल, अन्य सामान और साथ में घटना में प्रयुक्त एक्टिवा को भी बरामद किया गया। सर, इनका कोई आपराधिक इतिहास भी या पहली बार लूट किया है? अभी तक की पूछताछ में कोई आपराधिक इतिहास प्रकाश में नहीं आया। पेट्रोलियम पदार्थ के दामों में हो रही वृद्धि, बेरोजगारी और पूरे प्रदेश में हुए जिला पंचायत चुनाव में धांधली को लेकर आज समाजवादी पार्टी के पदाधिकारियों ने अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव के आह्वान पर उत्तर प्रदेश के गोरखपुर, बस्ती, कुशीनगर और संत कबीर नगर जनपद के साथ साथ प्रदेश के सभी तहसील मुख्यालयों जमकर प्रदर्शन करते हुए महामहिम राज्यपाल को संबोधित ज्ञापन आला अधिकारियों को सौंपा। प्रदर्शन कर रहे समाजवादियों का कहना है कि केंद्र और प्रदेश की बीजेपी सरकार देश की मासूम जनता से अच्छे दिन का सपना दिखाकर उन्हें महंगाई की आग में झोंक दिया है। इसी वजह से कई परिवार को एक समय के भोजन से गुजारा करना पड़ता है। इसके साथ ही प्रदेश सरकार जिला पंचायत चुनाव में पूरी तरह से लोकतंत्र का हनन करने में कोई कसर नहीं छोड़ी है।
पत्रकारों के ऊपर लगातार हो रहे हमले और हत्याओं पर रोक लगाई जाए। दलित वर्ग तथा अल्पसंख्यक वर्ग पर हो रहे अत्याचार बंद हो। पिछड़े वर्ग को अनुमानित 27% आरक्षण में कटौती बंद किया जाए। दिनांक 10 जुलाई 2021 को खोराबार ब्लॉक जनपद गोरखपुर में सपा उम्मीदवार श्री शैलेश यादव को पर्चा। मीडिया से बात करते हुए गोरखपुर जनपद के निवर्तमान जिला अध्यक्ष नगीना प्रसाद साहनी और मुलायम सिंह यादव यूथ ब्रिगेड के राष्ट्रीय अध्यक्ष सिद्धार्थनाथ सिंह ने बताया कि बेरोजगारी और महंगाई बीजेपी सरकार की पहचान बन चुकी है। तभी से सरकार नाम की सारी चीजें यहाँ खत्म हो गई हैं। पूरे उत्तर प्रदेश में केवल जंगल राज ही दिख रहा है। अभी आपने हाल ही में जिला पंचायत अध्यक्ष और ब्लॉक प्रमुख चुनाव का रिजल्ट देखा। जिला पंचायत अध्यक्ष के चुनाव में लगातार आपने देखा जनपदों में अध्यक्ष प्रत्याशियों को पर्चा तक लेने नहीं दिया गया। और हम लोग आज तक के प्रजातंत्र के इतिहास में, गोरखपुर के इतिहास में पहली बार हमने देखा कि गोरखपुर कलेक्ट्रेट में जब जिला पंचायत अध्यक्ष का पर्चा लिया जाना था, आसानी से पर्चा नहीं दिया जा रहा था। और नॉमिनेशन के दिन की स्थिति ये थी कि कलेक्ट्रेट में भाजपा के गुंडों का राज था। वांछित अपराधी घूम रहे थे कलेक्ट्रेट में, अधिकारी बेबस थे। हम समाजवादियों का पर्चा दाखिल नहीं हो पाया। भारतीय जनता पार्टी के गुंडों ने 5 बजे तक कलेक्ट्रेट गेट पर ताला लगाए रखा। एंट्री हम लोगों की नहीं हो पाई। और उसके बाद अभी जो ब्लॉक प्रमुख का चुनाव संपन्न हुआ, उसमें भी आपने देखा जगह जगह गोरखपुर समेत पूरे उत्तर प्रदेश में पर्चा नहीं दिया जा रहा था। बहुत मुश्किल से अगर कहीं हम पर्चा ले पा रहे थे तो भारतीय जनता पार्टी के गुंडे वहां पर पर्चे को फाड़ देने का काम कर रहे थे। और पूरे प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी तो समाजवादी से लड़ी रही थी, उसके साथ साथ समाजवादियों को एसपी और डीएम से भी लड़ने का काम किया जा रहा था। अभी आपने गोरखपुर जनपद के खोराबार ब्लॉक में देखा, बड़े मुश्किल से जब हम लोगों ने नॉमिनेशन कराने के लिए सपा प्रत्याशी शैलेश यादव को खोराबार ब्लॉक पर लेके जाते हैं तो वहां पुलिस प्रशासन कहता है कि इनके साथ एक प्रस्तावक जाएगा। हमने कहा कौन सी किताब आप पढ़ करके आए हो कि एक प्रस्तावक जाएगा? संवैधानिक व्यवस्था है कि एक प्रस्तावक एक अनुमोदक होता है। फिर हम वहाँ बड़ी मुश्किल से किसी तरीके से हमारे प्रत्याशी की एंट्री होती है। लेकिन 3 बजे जब वो बाहर निकलते हैं तो पता चलता है कि गोरखपुर ग्रामीण का स्थानीय विधायक अंदर मौजूद रहता है और पुलिस के अधिकारी मौजूद रहते हैं। उनके पर्चे को फाड़ दिया जाता है, उनका नामांकन तक नहीं होने दिया जाता है। बाहर निकलने के बाद जब हम लोगों को जानकारी होती है, हम लोग प्रजातांत्रिक तरीके से मांग करते हैं कि चुनाव निरस्त किया जाए। हमारे प्रत्याशी के साथ ऐसा क्यों किया गया? तो गोरखपुर जनपद की पुलिस ने हम समाजवादियों के ऊपर लाठियां बरसाने का काम किया था। लाठियों में बरसाने में दर्जनों लोगों का हाथ पैर टूटा और उसके साथ साथ FIR भी हम ही लोगों के खिलाफ हुआ। आज पूरे उत्तर प्रदेश में जंगल राज की स्थिति है। बेतहाशा महंगाई बढ़ रही है, किसान परेशान है। जो अन्नदाता देश का किसान है उसके ऊपर जबरन काला कानून लादा जा रहा है। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी के निर्देश पर आज महामहिम राज्यपाल महोदय को ज्ञापन हमें जिलाधिकारी के माध्यम से भेजना था। हमने गोरखपुर जनपद के सभी तहसील मुख्यालयों पर व्यवस्था कराया था। पार्टी के हमारे सभी नेता और सभी समर्थक सैकड़ों और हजारों की संख्या में इकट्ठा होकर के प्रजातांत्रिक और शांतिमय तरीके से अपना ज्ञापन देने का काम किए हैं। कोरोना काल में ऑक्सीजन की कमी की वजह से असमय ही अकाल की गाल में समा गए कोरोना दिवंगत की स्मृति को सजोने के लिए पूरे प्रदेश भर में उत्तर प्रदेश पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन विभाग द्वारा 1 जुलाई से 15 जुलाई तक विशेष वृक्षारोपण पखवाड़ा चलाया जा रहा है। उसी क्रम में गोरखपुर जनपद के मंडली कारागार स्थित शहीद राम प्रसाद बिस्मिल पार्क के प्रांगण में पूर्व मेयर सत्या पांडे और उनके सहयोगियों द्वारा औला, नीम जैसे औषधि और अधिक मात्रा में ऑक्सीजन देने वाले पौधों का रोपण किया गया। तो भाई तो पीछे साहब का वो चेहरा ले अभी लोग कहेंगे कि पेड़ को इतने लोगों ने पत्ता छू के माता भूमि तो हम प्रत्याम इस दौरान हमारे संवाददाता से बात करते हुए पूर्व मेयर सत्या पांडे ने बताया कि ऑक्सीजन की कमी को दूर करने के लिए सभी लोग
इस अभियान में अपनी अपनी सहभागिता निभानी चाहिए। हमारी ये धरती, पर्यावरण को अगर हम संचित नहीं करेंगे तो हम अपनी धरती को सुरक्षित नहीं करेंगे। और आप अभी देखे हुए होंगे पूरे विश्व में कोरोना जैसी महामारी में ऑक्सीजन के लिए लोग त्राहि त्राहि मच गया था। आज सरकार पूरी तरह से मुस्तैद है। वो चाहती है कि हम उसको इसे मतलब पूरे देश को, पूरे राष्ट्र को, चाहे प्रदेश की सरकार हो चाहे केंद्र की सरकार हो, ये योजना के तहत जगह जगह ऑक्सीजन प्लांट लग रहा है। लेकिन अगर सरकार जो करना है करेगी, लेकिन हम जनमानस को पूर्णता के साथ, दृढ़ता के साथ इस पर्यावरण को संरक्षित करने के लिए बीड़ा उठाना चाहिए। उसी के तहत आज जेल में वृक्षारोपण हो रहा है। आदरणीय सुपरिटेंडेंट साहब, जेलर साहब और पूरे यहाँ का परिवार जो है वो इसको जीवित रखेंगे और पर्यावरण को सुरक्षित रखने में अपनी महती भूमिका निभाएंगे। आज बहुत खुशी की बात है कि आम जनमानस, हमारी भारतीय जनता पार्टी जो 15 दिवसीय पर्यावरण दिवस के रूप में इसको मना रही, संरक्षण के तौर से वृक्षारोपण हो रहा है। आज 14 तारीख है, आज यहाँ पे हो रहा है और पूरी तरह से हमें पता है कि आपके चैनल के माध्यम से और भी लोग इससे जागरूक होंगे और लोग वृक्ष लगाएंगे। और वृक्ष को लगाना केवल फ़ोटो खिंचाने तक नहीं, वृक्ष को लगा के उसको जिंदा रखना भी अपनी कर्तव्य पालन करें। वहीं दूसरी तरफ जेल सुपरिटेंडेंट ओपी कटियार ने हमें बताया कि आज के परिप्रेक्ष्य में हमारे देश की जनता प्रकृति के प्रति ईमानदार और जागरूक है। देखिए, वृक्षारोपण तो हमेशा से एक आवश्यकता रही है। कोई भी सरकार हो हमेशा वृक्षारोपण करवाती रही है। हम लोगों में जो जागरूकता की पहले बहुत कमी थी, वो जागरूकता भी बहुत आई है, आम जनमानस में आई है। और जो भी सरकारी विभाग हैं वो भी पूरी तरह से अपने अपने संस्थानों में जहाँ भी जगह है वहाँ पूरी तरह वृक्षारोपण करते हैं। इससे जो है आम जनमानस को बहुत ज़्यादा फायदा होता है, पर्यावरण बहुत अच्छा होता है। वैश्विक महामारी कोरोना की थर्ड वेव और उसके नए वेरिएंट की दस्तक के बाद वैक्सीनेशन के लिए टीकाकरण केंद्रों पर लोगों की लंबी लाइन लगनी शुरू हो गई है। गोरखपुर जनपद में भी 72 टीकाकरण केंद्र पर लंबी कतारें देखने को मिल रही हैं। इन सभी केंद्र पर कम से कम 250 जरूरतमंदों का वैक्सीनेशन करने का लक्ष्य रखा गया है। उसी क्रम में महानगर के यूपीएचसी पर कोवैक्सीन की दूसरी डोज लगने वाले लोगों की लंबी कतारें लगी रहीं। इस दौरान इस टीकाकरण केंद्र पर तैनात सभी स्वास्थ्य कर्मी वैक्सीनेशन कराने आए लोगों को एक एक कर अंदर भेजकर उनका वैक्सीनेशन करते नजर आए। देख लीजिए, सब लोग का लिखाई हो गया आप लोग का। आपने बोला खत्म हो गया, इसलिए खत्म नहीं। ऐसे ऐसे आपका हो गया मीडिया से बात करते हुए फार्मासिस्ट संदीप कुमार ने बताया कि वैक्सीन के प्रति लोगों में जागरूकता आई है। अभी तक तो 130 लोगों को लग चुका है फिलहाल, और डेल्टा प्लस को देखते हुए काफ़ी इस समय 250-300 लोगों को पर डे वैक्सीनेशन हो रहा है। लगभग कितनी डोज यहाँ पे अवेलेबल है इस समय पे? इस समय तो हमारे पास अभी लगभग 35 से 4000 डोज है। कौन सी वैक्सीन? कोवैक्सीन। पर डे कितने लोग आते हैं यहाँ पे? 250 प्लस, 280, 260, 270। आज का मतलब फर्स्ट डोज लग रहा है? नहीं, आज टोटल सेकंड डोज लग रहा है। वैक्सीन लगवाने के बाद कोई साइड इफेक्ट या कोई और समस्या वगैरह? ऐसा कुछ नहीं, कोई साइड इफेक्ट नहीं, बिल्कुल सेफ है। थोड़ी बहुत वही फीवर वीवर की शामों में बस। बीते बुधवार की देर शाम बलिया जिला कारागार एक बार फिर अशांत हो उठा। यहां पर रूटीन चेकिंग के दौरान कैदियों ने बंदी रक्षकों पर हमला कर दिया। इस दौरान कैदियों ने जमकर पथराव भी किया। इसके बाद पुलिस ने बल प्रयोग कर किसी तरह हालात पर काबू पाया। बवाल की सूचना पर बलिया के डीएम और एसपी भी मौके पर पहुंचकर हालात का जायजा लिया। बलिया की डीएम अदिति सिंह ने कहा कि कैदियों के दो गुटों के बीच कहासुनी के बाद झड़प हुई थी, लेकिन अब स्थिति सामान्य है और सभी कैदी बैरकों में हैं। कोई हताहत नहीं हुआ।
मामले की जांच की जाएगी। आज लगभग 7 बजे ये सूचना आई कि जेल में 2 गुटों में आपस में कुछ झगड़ा हुआ है। उस सूचना पर तत्काल मैं और पुलिस अधीक्षक यहाँ पर पहुँचे और यहाँ पर जो झगड़ा कर रहे थे आपस में लोग, उन लोगों से वार्ता की, उनको समझाया गया और वो सभी अपने अपने बैरक में वापस चले गए हैं। कोई भी व्यक्ति हताहत नहीं है, किसी को किसी भी प्रकार की छोटी मोटी भी चोट नहीं है। प्रत्येक बैरक में जाकर सभी की गिनती कराई गई है। सभी कैदी वहाँ पर मौजूद हैं। अभी इस समय पूरी तरह से स्थिति सामान्य है और नियंत्रण में है। मैडम, मामला क्या हुआ जो सुनने में आ रहा है, क्या मामला था पूरा बताइए। जैसा मैंने आपसे कहा, शुरुआत में ये सूचना आई थी कि 2 गुटों में कुछ कहासुनी पर झगड़ा हुआ है। बाकी और गहराई में इसमें जाने के लिए जो भी हैं उसके लिए हम जांच करा रहे हैं। जैसे जैसे तथ्य सामने आएंगे उस पर कार्रवाई करेंगे। जनपद की बाहर की भी पुलिस आई थी क्या? जनपद से बाहर की पुलिस बुलाई गई थी? जनपद से बाहर की फोर्स और जो जनपद में फोर्स है सभी मोबिलाइज इसलिए की गई थी जिससे कि एक सुरक्षा का माहौल बना रहे, किसी भी प्रकार की दिक्कत जेल के भीतर या फिर जेल के बाहर ना हो, क्योंकि हमारी जिम्मेदारी है कि कानून व्यवस्था का पालन पूरे जनपद में हो। मैम, क्या मैडम ईंट पत्थर भी चले थे अंदर? करना पड़ा? इस प्रकार की दिक्कत नहीं आई थी। सबसे बातचीत करके उनको आश्वस्त कर दिया गया था और वो स्वयं बैरकों में लौटे हैं। पंचायत चुनाव में हुई धांधली और पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ मारपीट को लेकर समाजवादी पार्टी के सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने पूर्व विधायक विजय पासवान के नेतृत्व में सिद्धार्थनगर में सरकार विरोधी नारे लगाते हुए जमकर प्रदर्शन किया। समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने जिला प्रमुख स्थित पार्टी कार्यालय से जुलूस की शक्ल में निकलकर कलेक्ट्रेट परिसर पहुंचे। राज्यपाल को संबोधित ज्ञापन जिला अधिकारी को सौंप कार्रवाई की मांग किया। देश के दुश्मन सालार मसूद गाजी पर ओम प्रकाश राजभर और ओवैसी द्वारा फूल और चादर चढ़ाने के विरोध में भारतीय सुहेल देव जनता पार्टी के प्रदेश महासचिव के नेतृत्व में कार्यकर्ताओं ने बलिया जनपद के टीडी कॉलेज चौराहे पर पुतला फूंककर अपना विरोध दर्ज कराया। आक्रोशित पदाधिकारियों का कहना है कि सालार मसूद गाजी देश का दुश्मन था और हमारे देश के लोग ही आक्रांताओं पर फूल बरसाएंगे तो वह देश के दुश्मन ही कहलाएंगे। इस तरह के कृत्य को हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। भारतीय स्वतंत्र जनता पार्टी का जो ओम प्रकाश राजभर जी का जो पुतला फूका गया है, जो देश के दुश्मन जो है, देश के दुश्मन, भारत के दुश्मन सालार मसूद गाजी मियाँ जो कि देश पर 16 बार आक्रमण किया, जो कि भारतीय सुखदेव जी, राष्ट्रीय वीर महाराज सुखदेव जी ने उनको 16 बार हराने का काम किया, पराजित करने का काम किया। 17वीं बार जब आक्रमण किया उनको मारने का काम किया, मार गिराए और उन्हीं के मजार पर जाकर ओम प्रकाश राजभर और वैसी मिलकर उनको अपने देश के दुश्मनों को, भारत के दुश्मन को उनको फूल माला और चादर चढ़ाने का काम किए। सिद्धार्थनगर जिले के जिला अस्पताल में लापरवाही के चलते एक मासूम की जान चली गई, जिसके बाद परिवार के लोगों ने जिला अस्पताल के इमरजेंसी वार्ड में बवाल करना शुरू कर दिया। आपको बता दें, यह पूरा मामला सदर थाना क्षेत्र के धौरी कुइया गांव का है, जहां पर एक 7 वर्षीय बच्ची को जहरीले सांप ने काट लिया, जिसके बाद परिजन किसी तरह से उसको इलाज के लिए जिला अस्पताल लेकर पहुंचे, लेकिन इलाज के अभाव में उसकी मौत हो जाती है। मृत बच्ची के परिजनों का आरोप है कि जब वह अस्पताल पहुंचे तो डॉक्टर ने इलाज करने से मना कर दिया और गोरखपुर के लिए भी रेफर कर दिया।
एमएस डॉक्टर नीना वर्मा का कहना है कि इमरजेंसी वार्ड के डॉक्टर ने उन्हें मामले की जानकारी दी है और उस बच्ची को 8 SV के इंजेक्शन लगाए गए, लेकिन बच्ची की हालत में सुधार नहीं हुआ, जिसके बाद उसे गोरखपुर रेफर किया गया, लेकिन परिजन गोरखपुर नहीं ले गए। जो ड्यूटी के EMO थे उन्होंने फ़ोन किया कि एक बच्ची यहाँ पर अंजलि नाम की भर्ती हुई है 7 साल की, किसी धौरी कुइयाँ गांव के रहने वाली। तो उस बच्ची को सर्पदंश हुआ था और उसको 8 इंजेक्शन अस्पताल के ASV के लगाए गए, एंटी स्नेक वेनम के, लेकिन उसके बावजूद उसकी तबीयत में सुधार नहीं हुआ। बच्चों के डॉक्टर संजय चौधरी को बुला के उन्होंने दिखवाया और उन लोगों को बताया भी गया कि इसको गोरखपुर अगर ले जाइए तो शायद बच सके, लेकिन घर वाले कहीं ले जाने को तैयार नहीं हुए, तो उसको वहीं रख के मैनेज किया गया। अच्छा, लगभग 7:30 बजे उसकी जब डेथ हो गई तो उन लोगों ने बवाल काटना शुरू कर दिया। इतना ज़्यादा बवाल काटा कि डॉक्टर्स और कर्मचारियों को जाके पीछे दूसरे वार्ड्स में छुप छुप के अपनी जान बचानी पड़ी। बलिया जनपद में अपने पति के साथ बाइक पर जा रही एक महिला शिक्षा मित्र की बोल्डर लदे ट्रैक्टर ट्राली की चपेट में आने से दर्दनाक मौत हो गई, जबकि पति पूरी तरह सुरक्षित है। यह पूरा मामला मनियरा थाना क्षेत्र के गंगापुर पुल के पास का है, जहां पति के साथ इलाज के लिए बाइक से बलिया जा रही महिला शिक्षा मित्र निर्मला देवी सामने से आ रहे ट्रैक्टर ट्राली की ठोकर से अनियंत्रित होकर नीचे गिर गई और उनके सिर पर ट्रैक्टर का पहिया चढ़ जाने की वजह से दर्दनाक मौत हो गई। सत्य घटना के आज के इस अंक में बस इतना ही। तेज, सटीक और ताज़ी घटनाओं को जानने के लिए जुड़े रहिए अमेज नाउ के फेसबुक पेज, यूट्यूब चैनल और वेब पोर्टल से। अगले अंक में आपसे फिर होगी मुलाकात, तब तक के लिए नमस्कार। आप देख रहे हैं अमेज नाउ। गंगा, यमुना, राप्ती और गोमती के तटवर्ती इलाकों से खबरें आप तक।